हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। टुडे एट द 8th ऑफ द अगस्त 2023 वी विल डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एंड डेली एडिटोरियल एनालिसिस। आज 8 अगस्त है और हम जो हैं द हिंदू को डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। देखा जाए इसमें जो मणिपुर में वायलेंस चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि हम स्वयं एक कमेटी बना सकते हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी मंडे को एक कमेटी बना दिया है, जो कि जो कमेटी है उसमें 3 पर्सन होंगे, एक हेड और 2 मेंबर होंगे और वो तीनों ही पर्सन जो है एक वीमेन कमेटी को बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है, एक बेंच जो बनाया उन्होंने, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो जो 3 पर्सन होंगे वो सभी हाई कोर्ट के जज हैं। जिसमें अगर देखा जाए जो कमेटी बनी है उसमें जो जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल को उसका हेड बनाया गया है और साथ ही साथ जो है 2 अन्य जस्टिस शालिनी फंसालकर जोशी और रिटायर हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से, और जस्टिस आशा मेनन, ये जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर जज हैं। तो ये तीनों पर्सन लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इस कमेटी का जो काम होगा वो एक ब्रॉड स्केल पर होगा। उसका एक कमेटी जो है जो भी देखेगा उसके पास इंटरवेंशन की पावर होगी, मॉनिटरिंग करेगी, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के पुनर्वास की व्यवस्था देखेंगी, रिहिस्टोरेशन जो है जो लोग अपने घर छोड़ कर चले गए फिर से वहाँ उनको ला कर बसाया जाएगा, जिनके घर जला दिए गए, फोड़ दिए गए, उन्हें फिर से बसाया जाएगा और इस तरीके से जो है वेटर रिलीफ जो है प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ इस पूरी कमेटी के जो इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र कैडर के पूर्व आईपीएस, महाराष्ट्र कैडर के जो है आईपीएस, पूर्व नहीं है, हाँ सर, रिटायर आईपीएस जो हैं दत्तात्रेय पडसालगीकर को उन्होंने अपॉइंट किया है। और ये इनके बारे में बताएं तो ये एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर चुके हैं और नागालैंड में भी ये काम कर चुके हैं। तो उनका पूरा काम होगा जो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस पूरे वायलेंस की, उसकी मॉनिटरिंग करनी है जो है दत्तात्रेय को। देखा जाए मणिपुर गवर्नमेंट ने कहा था कि करीब 6,500 उन्होंने एफआईआर दर्ज की हैं, तो उन्हीं को लेकर के जो है उसको भी लेकर के एक नई एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है। जो ये केसें हुए हैं, जैसे रेप का हुआ है, हत्या का हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस का हुआ, तो इसके केस में 11 एफआईआर ऐसे हैं जो सेक्सुअल वायलेंस से जुड़े हुए हैं, जो वीमेन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं सेक्सुअल वायलेंस, जिसमें थाउबुल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके सेक्सुअल वायलेंस का इंसिडेंट भी उसमें शामिल है और उसकी जांच जो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगी। और जो इसी आर्डर में कहा गया है कि जो मणिपुर पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ पर 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएंगी और साथ ही साथ इस टीम में कौन होगा, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो 6 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उन सभी राज्यों से लिए जाएंगे और उनका काम है कि अपने राज्य से किसी एक काफ़ी ज़्यादा जो है कर्मठ, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन जो कि एसपी हों या एसएसपी हों, उन्हें उस कमेटी में या इस एसआईटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। अब आगे जो है इनका काम है, ये अपने काम को परफॉर्म करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट एनालिसिस करेगा, फिर आगे देखते हैं हम क्या इसमें डिसीजन आता है। इसके बाद ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 4 पर, जो स्टेट से रिलेटेड एक न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 32% ट्राइबल कोटा जो है रिजर्वेशन देगी एजुकेशन में। एक्चुअल में ये व्यवस्था वहाँ पर पहले से थी, लेकिन बीच में कुछ जो है वहाँ पर सरकार ने पूरे क्लेरिफाई नहीं किया, जिसकी वजह से जुलाई महीने में कुछ एडमिशन मेडिकल कॉलेज में अन्य जगह से हो गए हैं जहाँ पर कोटा सिस्टम अलग है। एक्चुअल में वहाँ पर 2 कोटा सिस्टम चलता है, लेकिन वहाँ पर या तो 50% का कोटा है या 50%, 58%, 50% और 58% का। तो जो एडमिशन अभी जुलाई में हुआ है वो 50% कोटा वाले कैटेगरी से हुआ है। जो अन्य पहले से वहाँ व्यवस्था चली आ रही थी वो 58 वाली है। 58% में 32% केवल ट्राइब्स को मिलता है, ट्राइबल कोटा है। उसी को लेकर के वहाँ पर जो है थोड़ा सा क्लैश चल रहा था कि जो लोग हैं वहाँ पर ट्राइबल, वो मांग कर रहे हैं कि हमारी जो है कोटा घटाई गई है, हमारी टोटल सीटें कम हो रही हैं।
चूँकि अगले साल इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ में इसी साल असेंबली इलेक्शन है और अगले साल लोकसभा इलेक्शन है। इलेक्शन को देखते हुए स्टेट कैबिनेट ने मंडे को डिसाइड किया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसमें जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है 58% वाली 58% रिजर्वेशन सिस्टम है उसी को हम लागू करेंगे, जिसमें से 58% में से 12% एससी को, 32% एसटी को और 14% ओबीसी को, यानी 12, 32, 14 रोस्टर कहलाता है ये। 12% एसटी, 32% ट्राइबल या अनुसूचित जनजाति और 14% ओबीसी को आरक्षण मिलता है। जबकि बता दें कि पहले का जो सिस्टम है जैसे 50% का है तो 16, 20, 14 का है, यानी 16, 20, 14, 16% एससी, 20% एसटी और 14% ओबीसी का। तो इसी कैटेगरी से जो 16, 20, 14 है इसी से एडमिशन कुछ हो गए हैं, लेकिन इसी वजह से विवाद हुआ है। तो गवर्नमेंट ने जो है क्लेरिफाई किया है कि नहीं, हम जो है इस सिस्टम को न मान करके हम 12, 32, 14 वाले कंडीशन को मानेंगे, जिसमें 32% ट्राइबल को रिजर्वेशन मिलेगा। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स इशू चल रहा था, सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स इशू जो है रिजर्वेशन का देश में चल रहा है, जी रोहिणी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति महोदय को दे दिया है और उस पर हमने एक कम्प्रहेंसिव वीडियो भी बनाया है जो कि प्लेलिस्ट में है, आप जा करके उसको चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन का मैटर है हर जगह चल रहा है। अब किसी कम्युनिटी का अगर रिजर्वेशन घटता है तो वहाँ पर टेंशन ज़रूर बढ़ेगी, इस वजह से ऐसे चीज़ें वहाँ पर सामने आ रही हैं। एज पर दिस अंतरिम सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर था जिसमें कैबिनेट हैड डिसाइडेड टू कंडक्ट द एडमिशन प्रोसेस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट अंडर द प्री एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम। तो सुप्रीम कोर्ट का इसके मामले में हम जानते हैं जब कोई देश में मामला चलता है तो लोग डायरेक्ट तुरंत कोर्ट में पहुंच जाते हैं और मामला निचली अदालतों से तो समझ में आता नहीं है, वो फाइनली लोग सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, वहीं के डिसीजन को लोग मानते हैं, अन्य जगह का डिसीजन मानते नहीं हैं। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ही मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम आर्डर दिया था, फाइनल आर्डर नहीं दिया था। उसी कंडीशन को लेकर के ये स्टेट ने आगे अपने डिसीजन लिए हैं। अब जो है The apex court in its May order allowed 58% quota to continue in jobs and promotion in the state subject। तो स्टेट सब्जेक्ट के जो भी मैटर हैं उस पर जो स्टेट जिस पर अपनी पावर रखता है उसमें 58% कोटा, जिसमें 32% ट्राइब्स को मिलेंगे, वो कंटिन्यू रहेगा। ये है छत्तीसगढ़ का मामला। पाकिस्तान भारत से कई बार युद्ध कर चुका है और हमेशा लात खा के वापस जा चुका है, हार का मुंह देख चुका है, परंतु फिर उसने टेररिज्म का सहायता लिया, वहाँ पर भी सफलता न मिलने से अब उसने नया सिस्टम अप्लाई किया, नए तरीके का हनी ट्रैपिंग। अभी सीमा हैदर वाली कहानी देश में चल रही है। सीमा हैदर एक टेररिस्ट है, स्पाई है, इंटेलिजेंस की मेंबर है, एक जनरल सिंपल नागरिक है पाकिस्तान की, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हो सकता है कि हनी ट्रैप का मामला हो, लेकिन जिससे उसने शादी किया है भारत में आकर के वो किसी गवर्नमेंट विभाग पर नहीं है, कोई सरकारी पद पर नहीं है, इसलिए थोड़े से मामले अलग हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सरकारी पदों पर हो, साइंटिस्ट हो, ऑफिशियल हो या किसी बड़े ऑफिस में सुरक्षाकर्मी हो, क्लर्क हो, चपरासी हो, तो ये मामला संवेदनशील हो जाता है। कुछ ऐसा ही मिला है। CISF कांस्टेबल ऑफ बिजाग स्टील प्लांट चार्ज इन स्पाइंग केस। तो CISF जो है सेंट्रल जो है एक CISF क्या है, एक तरीके से जो देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जैसे मेट्रो हैं या स्टील प्लांट हैं, गेल है, सेल है, ये बहुत बड़े प्लांट हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वहाँ के पुलिस स्टेशन के भरोसे नहीं होती है। इसलिए सरकार ने CISF एक बनाया है, एक पैरामिलिट्री फोर्स हैं और वही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी देखते हैं। तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में जो है पुलिस ने एक स्पियोनेज, स्पाई, जासूसी का केस दर्ज किया है। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 के तहत एक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल है, उसके खिलाफ कपिल कुमार, जगदीश भाई, देबू मुरारी उस व्यक्ति का नाम है, जो RINL विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में काम करता है, CISF में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में है, और वो जो है किसी पाकिस्तानी महिला के कांटेक्ट में है और ऐसा माना जाता है कि वो महिला पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, जिसका नाम तमीसा बताया जा रहा है। और वो जो है इसे हनी ट्रैप में
कैच कर ली है, हनी ट्रैप में फंसा ली है। अब ये क्या करता है, उसे फ़ोन पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। इसके बाद से वहाँ पर जो है CISF इंस्पेक्टर ने जो है उसे इन्वेस्टिगेशन किया और उसके पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। 3 मोबाइल फ़ोन को उसने ले लिया है और उसे फोरेंसिक लैब में भेज दिया है। खैर उसको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है और ऑफिसर ने बताया कि उसे जो है फोरेंसिक लैब विजयवाड़ा में भेजा गया और जैसा रिपोर्ट आएगा उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी, परंतु उसे भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। आगे पेज नंबर 10 पर एक न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट हियर्स बिल्किस बानो अगेंस्ट प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट्स। बिल्किस बानो केस जो कि गुजरात का जो 2002 का दंगा हुआ था उससे रिलेटेड है, जिसमें हत्या और रेप हुई थी, उसी से रिलेटेड है, जिसमें 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, लेकिन उन्हें जो है छोड़ दिया गया है। उनको जो है रिमिशन प्रदान कर दी गई, उन्हें माफ़ी दी गई है। उसमें बिल्किस बानो ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था। तो उसका कहना है कि जो कोल्ड ब्लडेड ब्रुटैलिटी हुई है, जो एक बहुत ही निरहंस हत्या हुई है, जिसमें बिल्किस बानो का कहना है कि उसने उसके सामने हुआ है, फिर उसका भी रेप हुआ था, 7 आदमी उसके सामने मार दिए गए थे। उसका कहना है कि 14 आदमी मारे गए थे, लेकिन वहाँ पर मौके पर लाश 7 लोगों की ही मिली थी गुजरात दंगे के समय में, और 7 लोगों का ही ये मामला चलता है, जो कि एक्चुअल में 14 लोग थे। तो कोर्ट की हेयरिंग के दौरान जो है उसने पिटीशन दायर किया है कि जो 11 लोग सेंटेंस जिनको दिया गया था लाइफ सेंटेंस, उन्हें छोड़ दिया गया, उसी के खिलाफ है कि इतने निरहंस लोगों को फिर ये जो है इतने बड़े क्राइम करने वाले लोगों को ये जो है सरकार क्यों छोड़ रही है या रिमिशन क्यों प्रदान किए जा रहे हैं। तो गुजरात इसमें मामला ये है कि इसमें कानूनी मामला कहाँ से आता है। तो कानूनी मैटर जिस पे गुजरात की गवर्नमेंट ने उसे छोड़ दिया है, रिमिशन प्रदान किया है, तो वह है एक्चुअल में रिमिशन पॉलिसी ऑफ 1992 1992 की एक रिमिशन पॉलिसी है। उस पॉलिसी की तरह छोड़ दिया गया है उसे जो है, और जो नया पॉलिसी है, करंट पॉलिसी 2014 की है, उसके तहत नहीं छोड़ा गया। तब यही मामला चलेगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि जो वहाँ की गुजरात गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है उन्हें रिमिशन का, तो 1992 के पॉलिसी से क्या लीगल है कि नहीं है, या 2014 में जो नई पॉलिसी है, करंट पॉलिसी है, उसके तहत होना चाहिए कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अभी सुनवाई करना शुरू कर दिया है और अब आगे देखते हैं कि फिर आगे क्या फैसला आता है। इसी पेज नंबर 10 पर एक और आर्टिकल है, एक न्यूज़ है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीजर फ्रॉम क्रिप्टो फ्रॉड रेज टू 1144.5 करोड़ रुपीज़। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ समय पहले ईडी के डायरेक्टर को लेकर के नियुक्ति को, उनके जो एक्सटेंशन था उसको लेकर के मामला चल रहा था। अब फिर मामला आया, ईडी ने जो है फ्रॉड के केस में 1144.5 करोड़ रुपए सीज या फ्रॉड किए हैं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने करीब करीब 20% की जो है या तो उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दिया है या फ्रोज कर दिया है, और कुल अमाउंट 1144.5 करोड़ रुपए पाई गई है, जो कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड से रिलेटेड है। ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्मेशन लोकसभा में दिया है। तो जो पंकज चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, जो राज्य वित्त मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने कहा कि ईडी के इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे केसेज मिले हैं जिससे क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी के माध्यम से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो एक्सचेंज करते हैं, मतलब सिंपल रुपए से क्रिप्टो में करेंसी में, या क्रिप्टो करेंसी से मैंने सिंपल मनी को क्रिप्टो में, क्रिप्टो को सिंपल मनी में, इसके केस में क्या मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लेते हैं। यानी जो गलत पैसा है, दूसरे देश का इलीगल पैसा है उसको, या आतंकवाद टेररिस्ट का पैसा है, उससे क्या करते हैं, सब पहले क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे, फिर क्रिप्टो करेंसी को वापस इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर बनता है। तो उसके ऊपर जो नेसेसरी एक्शन लिया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के माध्यम से लिया गया है, और जो है 12 जो है प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट रहे हैं, जिसमें ये सप्लीमेंट्री पीसेस है फाइल्ड बिफोर द स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो स्पेशल कोर्ट है, उनके सामने ये मामला पहुंचा है। आगे देखा जाए तो एसिड की जो वैल्यू है 270.18 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं, जो फेमा कानून है उसके तहत आर्टिकल 37A के माध्यम से। फेमा क्या है, जो भी अगर कोई व्यक्ति
विदेशी जो भारतीय नागरिक है, अगर कोई व्यक्ति विदेश में अपनी कोई धन संपत्ति खरीदता है, अचल संपत्ति खरीदता है, तो उससे इन्फॉर्मेशन देना होगा। कोई विदेश से भारत में पैसा ला रहा है, कोई विदेशी है, तो उसको भी उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो उसी के जो धारा 37A है, उसी के तहत जो है ये केस दर्ज किया गया। और कारण बताओ नोटिस, सो काज नोटिस भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है जनमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड को, जिसको वजीर एक्स के नाम से जानते हैं, जिसको क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में हम वजीर एक्स कहते हैं, उसके ऊपर दर्ज किया गया है। और इसको फेमा एक्ट के तहत ये दर्ज किया गया है। इसके साथ देखा जाए तो 2790.74 करोड़ रुपए और भी जो है इस जो है उसको फ्रीज किया गया है। इसके बाद एक और तुरंत इसी से जस्ट क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज है। उड़ीसा में मैसिव क्रिप्टो बेस्ड पोंजी स्कीम एक्सपोज्ड से उड़ीसा पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उसने जो है एक क्लेम जो है उसको मिली थी। उसने वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एक पोंजी स्कीम चलाई जा रही है। पोंजी स्कीम जो है भारत में इलीगल है। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए का मामला, 1000 करोड़ रुपए का जो है मामला है। करीब इसमें पूरे देश से 2 लाख लोग इन्वेस्टर जुड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 1000 करोड़ रुपए 2 लाख लोग जुड़ गए और गवर्नमेंट को कानो कान खबर तक न लगी। अब जा कर के गवर्नमेंट को खबर लगी है। तो इकोनॉमिक अफेंडर विंग के जो है उससे गुरतेज सिंह सिद्धू जो कि 40 साल का है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और एक्चुअल में उसका जो स्कीम है, इस पोंजी स्कीम में लोगों को जोड़ने का, वो बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया है। आज हम जानते हैं जो कुछ ग्लोबल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, उन्हीं प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन है उनके बेस पर अपनी स्कीम का नाम रखता है। जैसे उसकी कंपनी का नाम क्या है, STA सोलर टेक्नो अलायंस। ऐसा लगता है कि कोई सोलर पैनल से संबंधित कंपनी है, जबकि वो क्या है, जबकि वो एक जो है एक पोंजी स्कीम में चला रहा है। इसी तरह उसने जो भी कुछ मॉडर्न वर्ड हैं उन्हीं के आधार पर वो अपने नाम रखता है। लॉन्च्ड इन 2021, STA क्रिप्टो वाज ऑपरेटिंग थ्रू वेबसाइट एंड सोशल मीडिया अकाउंट। तो ये वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट से ऑपरेट करता है, लेकिन इसका ऑफिस भी देखिए कहाँ पर है, तो आइसलैंड में है। इसके वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसकी मेन ऑफिस आइसलैंड की है, भारत की नहीं है। तो ये क्लेम क्या करता है, वन स्टॉप सोलर टेक्नोलॉजी सर्विस, जो कि यूजर को इनेबल करता है, जो नियरेस्ट जो है गांव के लोग हैं, फार्मर हैं या मजदूर हैं, उनको इसके माध्यम से इन्वेस्ट करने कहता है। और कहता है कि जो है हम बहुत कम अमाउंट में उनको प्रॉफिट दिलाएंगे, और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। इकोनॉमिक अफेंडर विंग ने ये कहा कि जो STA है उसके पास पोंजी स्कीम में पोंजी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चलाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सोशली पॉपुलर टर्म यूज करता है। जैसा कि हमने कहा कि सोलर से रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, सोलर टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इस तरीके के नाम से इसके स्कीम होते हैं, जिससे कि किसी को सुनने पर लगे कि ये कोई सोलर पैनल या एडवांस टेक्नोलॉजी में ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है। अगर देखा जाए, देयर वेर ह्यूज कैश डिपॉजिट इन हिज अकाउंट विच इंडिकेट दैट ए लॉट ऑफ ब्लैक मनी वाज रूटेड आर पार्क इन दिस स्कीम। वो जो चूँकि गांव के लोग हैं, तो उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है, तो वहाँ से जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो आवश्यक नहीं है कि बहुत अमीर हो जिनको डिजिटल ट्रांजैक्शन करने आता हो। तो ये क्या करता है, वहाँ से ब्लैक मनी ही हुआ, क्योंकि जो रिकॉर्ड में नहीं है वो ब्लैक मनी हो गया। तो वो क्या करता है, लोगों से पैसे कैश में लेता है और वो अपने अकाउंट में करीब उससे सभी अकाउंट में जमा करता है। और मेंबर को कहा जाता है कि वो $20 US से लेकर के $3000 US पर डे कमा सकते हैं, अगर वो और भी ज़्यादा मेंबर को जोड़ेंगे। यानी मेंबर जो नेटवर्किंग प्रोसेस है उसी के तहत ये काम करता है कि मेंबर लेके आओगे तो तुम्हें बोनस मिलेगा। $20 मतलब कोई एक मेंबर लाएगा, कोई 2 मेंबर, कोई 10, कोई 50, कोई 100, इस तरीके से इसने 2 लाख जोड़ भी रखे हैं। तो जो लोग मेंबर लेके आएंगे उन्हें $20 से लेकर $3000 US तक पर डे इनकम होगी। साथ ही साथ उसको बोनस भी मिलेगा, कुछ रॉयल्टी भी मिलेगी नए मेंबर जोड़ने पर। तो इस स्कीम में जो नेटवर्किंग का सिस्टम होता है बिल्कुल ऐसे ही जोड़ा जाता है, और उसी के तहत ये भी जोड़ रहा है। और करीब करीब जो है 10,000 लोग तो केवल उड़ीसा से जुड़े हैं,
अब पूरे देश से 2 लाख लोग जुड़ चुके हैं। पेज नंबर 11 पर न्यूज़ है, राज्यसभा क्लियर्स दिल्ली सर्विस बिल बैक्ड बाय 131 MPs। हम देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने एक दिल्ली सर्विस बिल पेश किया है। उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक गलियारे में उठापटक चल रही है। वो बिल फाइनली राज्यसभा में पेश हो गया, और जब राज्यसभा में पेश हो गया तो लोकसभा में पेश होना तय है, क्योंकि सरकार 50% नहीं 60% मेजोरिटी से इस समय यूनियन गवर्नमेंट में है। तो राज्यसभा में जो बिल सरकार ने पेश किया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल, और वो जो है 4 डे आफ्टर द लोकसभा क्लियर द बिल। ऑलरेडी लोकसभा उसको पास कर चुकी है, अब राज्यसभा ने भी पास कर दिया। इस बिल को पास करने में 131 मेंबर पक्ष में थे और 102% जो है उसके अगेंस्ट थे। तो एनडीए ने इसको बिल को फाइनली पास करवा लिया। अब इस केस में जो है कुछ विवाद चल रहे हैं। तो अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, उनका कहना है कि इस बिल जो है इंश्योर करेगा कि यूनियन टेरिटरी दिल्ली में करप्शन फ्री प्रो पीपल गवर्नेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हमने कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं की है, जो पहले यहाँ पर लॉ हुआ करते थे कांग्रेस के ज़माने में, उन्हीं को हमने एक बिल के माध्यम से फिर से पेश किया है। और दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, इसे एक स्टेट की तरह कार्य नहीं कर सकता है, पावर नहीं मिल सकती है, और यह बात दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को समझ लेना चाहिए, उनका कहना है। अदरवाइज यहाँ पर स्टेट की तरह फुल्ली पावर नहीं है। उनका यही कहना है कि यूनियन टेरिटरी के किसी भी कानून पर किसी भी मैटर पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, और उसी पावर के तहत हम ये कानून बना रहे हैं। हमने कहीं से एक्स्ट्रा पावर गेन नहीं किया है। ये जो है असेंबली में ये भी पावर है यूनियन कैबिनेट के पास, या यूनियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि अगर दिल्ली असेंबली में कोई बिल पेश हो जाए तो उसे भी अमेंड करने या नलीफाई करने का भी पावर रखते हैं हम। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट कार्य न करके सिर्फ पावर की डिमांड की जाए। तो इस तरीके से कुछ चर्चाएं रही हैं, लेकिन अब बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही वो एक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एडिटोरियल सेक्शन में। तो ये भी बिल जो है क्लियर हो गया और लोकसभा ने इसको मंडे को पास कर दिया। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, जो कि NRF कहलाता है। अब यहाँ पर जो है एक नई बॉडी बनाने का एम है, जो स्ट्रेटजिक एरिया में क्या करेंगे, साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पर भी रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। इट प्लान्स टू इन्वॉल्व द प्राइवेट सेक्टर विच currently contribute around 36% in research and development expenditure in the bigger way। तो प्राइवेट सेक्टर 36% जो है देश में रिसर्च और डेवलपमेंट में अपने योगदान दे रहे हैं, उसको भी और आगे प्रमोट किया जाएगा इस बिल के माध्यम से। आगे है एमिड कंसर्न, लोकसभा पासेस डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में कई दिनों से आर्टिकल द हिंदू में छप रहे हैं, और आज भी एक बहुत बड़ा जो है आर्टिकल छपा हुआ है। तो उसको हम एक्चुअल में वहीं पर डिस्कस कर लेंगे कि मेनली इसमें क्या है। फिर भी आइए देख लेते हैं कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें क्या हैं। द बिल सेट्स आउट रिक्वायरमेंट फॉर कंपनीज कलेक्टिंग डाटा ऑनलाइन विथ एक्सेप्शंस फॉर द गवर्नमेंट एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें एक्चुअल में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको डाटा एक्सेस करने की पावर और बढ़ जाएगी। तो जो ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, इसमें प्रोटेक्शन कम है, कंपनियों के लिए एग्जेम्पशन जो है ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के कुछ चीज़ें हैं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है या जो राइट टू प्राइवेसी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुट्टा सेमी केस में आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया था, उसका वायलेशन हो रहा है। कुछ इस तरीके की इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो हम जो है इसको एडिटोरियल सेक्शन में डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंटरनेशनल चीता एक्सपर्ट बिल बी कंसल्टेड गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। अभी हम देख रहे हैं जस्ट पिछले 2022 और 2023 में जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता लाए गए थे, टाइगर लाए गए थे, 20 टाइगर,
उनमें से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। अब इसी पर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। फिर अब समस्या ये आ गई कि इसमें एक्चुअल में क्या वो नेचुरल डेथ है या यहाँ की इन्वायरमेंट के वजह से, भोजन की कमी की वजह से या बीमारी की वजह से उनकी किस तरीके से मृत्यु हुई है। तो ये सभी चीता जो हैं कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखे गए हैं, वहीं पर उनका पुनर्वास कराया गया है। तब एक जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और सेंटर ने इसको एड्रेस करते हुए कहा कि एक्चुअल में सेंटर को एड्रेस करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक पब्लिक कंसर्न का मैटर बन गया है कि 20 में से 6 चीता जो लाए गए थे उनकी मृत्यु हो गई है। इस पर जो है स्टेट मतलब यूनियन गवर्नमेंट का पक्ष जो है रखा है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, और उनका कहना है कि उनकी जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, उनके हेल्थ की जो है सर्विस, हेल्थ को जो है चेक किया जा रहा है। और सब जो सर्वाइविंग कंडीशन में जो बचे हैं 14 लोग और एक बच्चा पैदा हुआ है कब, तो वो सभी जो है सही स्थिति में है। लेकिन सरकार ने भी कहा है कि हम इंटरनेशनल जो चीता कंजर्वेशन है, एक्सपर्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, उनके कांटेक्ट में हैं। ये बात सुन करके सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने भी कहा कि ये सही मामला है कि हमें जो है इसे जो एक्सपर्ट हैं, फील्ड एक्सपर्ट हैं, उनके ऊपर ये मामला छोड़ देना चाहिए, न कि जुडिशरी के ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि इसमें जुडिशरी जो भी काम करेगी वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा कि उसमें लीगल मैटर क्या है, जो उनके संरक्षण का मामला उसमें ये नहीं हो सकता है। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कह दिया है कि ये भी वहीं का मामला है एक्सपर्ट के लिए। ए रिसेंट एफिडेविट बाय द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एंड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैड इन्फॉर्म्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट ए प्रोविजन डायग्नोसिस ऑफ द चीता एट कूनो नेशनल पार्क पॉइंट्स टुवर्ड्स नेचुरल काज। तो नेचुरल मृत्यु उनकी हुई है, ऐसा सरकार का कहना है। और सरकार ने ये भी कहा है कि जो चीता के पूरे लाइफ का हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसमें पाते हैं कि एडल्ट एज में 50% चीता ही बचते हैं, यानी 50% की मृत्यु हो जाती है, या तो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं या कोई बीमारी हो जाती है किसी अन्य वजह से। और जो बच्चे होते हैं उनके तो केवल 10% ही चांस होती है, तो फिर भी यहाँ पर 40% की मृत्यु हुई है, तो उस रेंज को वो क्रॉस नहीं किए हैं। तो इसी को लेकर के मामला चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ख़त्म कर दिया और कहा कि इसके लिए एक्सपर्ट की कमेटी की राय ली जाए, न कि जुडिशरी का इसमें कोई रोल निभाने की आवश्यकता है। 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में। केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट का था। उसमें एक कॉन्सेप्ट आया बेसिक स्ट्रक्चर का, और वो मामला तब से अब हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं रंजन गोगोई, जो कि इस समय राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर हैं, उन्होंने राज्यसभा में कहा है आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है डिबेटेबल बेसिस, इस पर डिबेट किया जा सकता है। उसमें उन्होंने एक बुक का रेफरेंस दिया है, एक किताब के बारे में उन्होंने बताया है। तो ये भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता है, बस इतना बड़ा मुद्दा है कि जिस फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस पर डिबेट किया जा सकता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट अपना एक पूरा पावरफुल वेपन मानता है। तो अभी कोई इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है, इसलिए इसको अभी बहुत ज़्यादा इशू वाला पार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अफ्रीका में एक बार इंडियन सिरप पीने की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, कफ सिरप पीने से। वही कंडीशन फिर से जो है इराक में पाई गई है, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई है। WHO ने अपने तरफ से थर्ड पार्टी की तरह एक बिहेव करते हुए उसने क्या किया, यहाँ के कफ सिरप की जांच किया है और पाया कि जो है वहाँ के जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कफ सिरप वहाँ पर सप्लाई कर रही हैं, उसमें कुछ कंटेंट ऐसे हैं जिनका अमाउंट लिमिट से ज़्यादा है। और कोल्ड आउट जो है पैरासीटामोल और क्लोरिफिरीनेमाइन जो है कॉम्बिनेशन से एक सिरप बनाया गया है। इसी सिरप को लेकर के विवाद है। इसमें एक्चुअल में कुछ केमिकल का नाम आया है कि जो केमिकल है वो आवश्यकता से ज़्यादा उसमें प्रयोग किया जा रहा है, यही एक समस्या कहा गया है। जैसे डाई एथिलीन ग्लाइकोल जो कि 0.25% है और एथिलीन ग्लाइकोल जो कि 2.1% है, जबकि इनकी लिमिट 0.10% होनी चाहिए। तो कुछ परसेंट करीब 2 गुना या 2.5 गुना इनका कंटेंट उसमें पाया गया है। इसी को लेकर के कंसर्न जताया है
WHO ने कि वो सिरप नुकसानदेह हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन इसमें भारत सरकार या इराक की गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। WHO ने थर्ड पार्टी के तौर पर स्वयं इसका एनालिसिस किया है। इसके बाद पेज नंबर 13 पर वर्ल्ड या इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित न्यूज है, जिसमें जो है पाकिस्तान की स्थिति है कि अगर जो प्रेजेंट टाइम में PMLN की सरकार चल रही है, अगर अगले इलेक्शन में जीतता है तो वो नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देगा, जो कि देश छोड़ के भागा हुआ है करप्शन के केस में, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ऐसा तो है देश। फिर कंबोडिया के किंग ने वहाँ पर जो हुन सेन के सन को नया प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। ये पिछले हफ्ते की न्यूज़ है, जो कि अब एग्जीक्यूट हो गई। सऊदी अरब टॉक्स ऑन यूक्रेन हेल्प्ड बिल्ड कंसेंसस से चाइना। तो सऊदी अरेबिया में यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें को विराम कराने के लिए, युद्ध विराम की स्थिति पैदा करने के लिए कि युद्ध खत्म हो जाए, शांति स्थापित हो, उसके बारे में एक टॉक चल रहा है, जिसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल भी शामिल हुए हैं। लेकिन अभी कोई उसका रिजल्ट सामने नहीं आया है। और आगे देखा जाए तो थाउजेंड्स ऑफ US सेलर मरीन्स रिच रेड सी आफ्टर द ईरान टेंशन। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने 3000 जो है सैनिकों को रेड सी, लाल सागर में भेज दिया है, क्योंकि वहाँ पर उसका आरोप है कि जो ईरान है वो बहुत सारे लोगों का जहाज़ को सीज कर ले रहा है और एक्चुअल में वहाँ पूरे लाल सागर पर वो कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए उसने क्या किया, ये एक्शन लिया है। और उसका कहना है कि वाशिंगटन की बहुत सारे टैंकर को ईरान ने सीज कर लिया पिछले 2 सालों में। तो डिप्लॉयमेंट एड्स टू द ग्रेव US मिलिट्री बिल्डिंग intense Gulf waterway vital to the global oil trade and led Tehran on Monday to accuse US on inflaming regional instability। ईरान का कहना है कि अमेरिका यहाँ पर रीजनल इनस्टेबिलिटी फैला रहा है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। जबकि US मिलिट्री का कहना है कि करीब करीब 20 इंटरनेशनली फ्लैग्ड शिप ऐसे हैं जिनको पिछले 2 सालों में ईरान ने सीज कर लिया है। इसी मामलों को लेकर के दोनों के बीच टेंशन तो पहले से था, अब टेंशन और बढ़ गई है। और अमेरिका ने कहा है कि वहाँ पर जो ऑयल रिसोर्स से वहाँ पर पाए जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में वहाँ से सप्लाई हो रही है, तो उस पर जो है ईरान का कंट्रोल स्थापित न होने पाए, इसके तहत भी ऐसा एक्शन लिया गया है। तो अगर सच में ऐसी सिचुएशन है तो ठीक है, अदरवाइज ये ईरान का कहना है कि इसमें वर्ल्ड का कोई मामला नहीं है, ये अमेरिका का अपने निजी हितों और निजी एरोगेंस का मामला बनता है। इसके बाद एक न्यूज है, वेजिटेरियन थाली कास्ट रोज 28% इन जुलाई, क्रिसिल। चूँकि ये क्रिसिल ने कहा है, क्रिसिल के बारे में UPSC ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, और क्रिसिल जो है एक बड़ी एजेंसी है। तो क्रिसिल का कहना है कि जुलाई महीने में वेजिटेरियन थाली जो हम भोजन करते हैं बाहर रेस्टोरेंट या होटल में, उनकी कास्ट जो वेजिटेरियन थाली की है 28%, 28% महंगी हो गई हैं। तो महंगाई इतना तेज़ बढ़ा है, प्याज, मिर्च, काली मिर्च, टमाटर एट्सेट्रा सभी सब्जियों के दाम इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि पूरी की पूरी थाली ही महंगी हो गई। नॉन वेजिटेरियन की बात किया तो उसमें केवल 11% का ही वृद्धि आई है, जबकि वेजिटेरियन थाली में 28% की आई है। तो ये था आज का न्यूज़। इसके एडिटोरियल सेक्शन में जो है हम कुछ और एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और साथ ही साथ एडिटोरियल को अलग से पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो हम एडिटोरियल को इसके बाद जो है रिलीज़ करेंगे। थैंक यू।